नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुकेश कुमार। स्वागत है मुकेश लैंग्वेज एकेडमी में। अगर आप भी कक्षा 10 बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा बने रहें ताकि तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके। आज पाठ 1 है हिंदी का। चैप्टर का जो नाम है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा, इनका लेखक है भीमराव अम्बेडकर। देखिएगा ध्यान से, लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा ताकि समझ में पूरी तरह से। चलिए देखिए, बता रही है कि हमारे पाठ जो है श्रम विभाजन और जातीय प्रथा। श्रम विभाजन और जातीय प्रथा। पाठ का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जातीय प्रथा। लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे महात्मा साहेब के नाम से जाने जाते। बताइए है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मऊ, मध्य प्रदेश। किस परिवार में? तो दलित परिवार। अगर परिवार की बात की जाए कि किस परिवार में हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म, तो दलित परिवार। कहाँ हुआ? तो मऊ, मध्य प्रदेश। बताइए कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बताइए कि वे मानव मुक्ति महान पुरोधा और अपने समय के सबसे श्रेष्ठ व्यक्तियों में से एक थे। ये आपसे प्रश्न ये भी पूछी जाती है कि महान पुरोधा व्यक्ति किसे कहा गया, यानी कि महान पुरोधा व्यक्ति किसे कहा गया? किसे कहा गया? भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न यही रहेगा कि महान पुरोधा व्यक्ति किसे कहा गया? तो भीमराव अम्बेडकर। इनकी शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए? उच्च शिक्षा के लिए दीवार को देखा गया। यानी कि आपसे प्रश्न पूछी जाती है 1 नंबर के लिए कि भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए दीवार गए थे? तो किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के। या फिर प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर प्रोत्साहन देगा, भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च स्तर के लिए कहाँ गया? उच्च शिक्षा स्तर के लिए कहाँ गया? तो न्यूयॉर्क में गया। ठीक है, वहां से आगे आने के लिए कहाँ गए? लंदन, यानी कि इंग्लैंड। यानी कि न्यूयॉर्क के बाद से कहाँ गए? लंदन। न्यूयॉर्क के बाद लंदन। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद किया के माध्यम से अध्ययन किया। किसको? देखिए, बता रही है कि उन्होंने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय के अनुवाद के माध्यम से अध्ययन किया। उन्होंने ऐतिहासिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। वे इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हुए। स्वदेश लौटकर उन्होंने कुछ समय वकालत भी की। मैंने बता रही है कि जब वो वापस आए हैं तो क्या किए? वकालत किए। क्या किए? वकालत। वही कह रहा है कि जब वापस आए बाहर तो क्या किए? वकालत किए। समाज और राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किए। यानी बताया, आपसे प्रश्न पूछी जाती है कि भीमराव अम्बेडकर ने समाज के लिए क्या किया? तो समाज के किसके लिए संघर्ष किया? समाज में किसके लिए? तो स्त्रियों के लिए, अछूतों के लिए और मजदूरों अधिकार के। ठीक है।
अरे उनका निधन जो हुआ 6 दिसंबर, निधन कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में। कहाँ हुआ? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली। उनके प्रमुख रचनाएं हैं द नॉर्थ इन इंडिया, देयर मैगनेज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ट्रांसफर हो गया थे, मोदी एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज, नमक, thought and linguistic concept, the rise and fall of the Hindu movement, annihilation of caste, annihilation of caste. यानी कि annihilation of caste, annihilation of caste से हमारा जो बताया है कि भाषण जो लेके आया है, क्वेश्चन लेके कहाँ से? annihilation of caste से, यानी कि यहीं से सकते annihilation of caste। यानी कि हमारे जो निबंध जो लिए गए हैं हमारे सरल भाषा में जाति पढ़ना, वो कहाँ से है? annihilation of caste। उनके संपूर्ण वाक्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाक्य नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। यानी बता रहे कि भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाग्मय खंड कितने भागों में, यानी बता रही है संपूर्ण वाग्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंड। ये याद रखिए कि कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 21 खंडों। आगे उनकी विशेषता है कि उनके चिंतन और रचनात्मक के प्रमुख व्यक्ति जो थे वो 3 थे। मैंने बता रहे कि उनके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो 3 थे। कितने व्यक्ति हैं? 3। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यानी कि आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति कितने हैं या प्रेरक व्यक्ति कितने हैं? तो 3। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा। और भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका यानी बता रहे भारतीय संविधान की निर्माता किसे कहा जाता है? ऐसे ये पूछी जाती है कि भारतीय संविधान की निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर। कहा जाएगा भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की निर्माता कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्हें बताया गया है कुमार विवेकानंद को सम्मान किया गया है। बता रहे उन्होंने उन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में सम्मानित किया गया, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता से भी जाने जाते। चलिए और क्या करता है? विभाजन और जाति पर, यानी कि यहाँ पे हमारा बता रहे हैं सिद्धांत को बांटी गई है और किसके आधार पर बांटी गई है? तो जाति के आधार पर बांटी गई है। सिद्धांत को जो बांटी गई है किसके आधार पर? तो जाति के आधार पर। बता रहा है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में जातिवाद के पोस्टों की कमी नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछिए कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? देखिए बता रहे कि विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोस्टों की कमी नहीं। इसके समर्थक के आधारों पर इसके समर्थन करते हैं। समर्थन पर एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समाज की अनुसंधान के लिए श्रय विभाजन को आवश्यक मानता है, यानी आधुनिक कार्य के लिए श्रय विभाजन को आवश्यकता मानता है। और चूंकि जाति प्रथा है श्रय विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए कोई कहने का बोला नहीं। मैंने बता रही है कि श्रय विभाजन जो है जाति प्रथा का दूसरा ही रूप है। श्रय विभाजन किसका रूप है? जाति प्रथा। इस तरह के समझ पहले आपत्ति यह है कि जाति प्रथा केवल श्रय विभाजन ही नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यह विभाजन नीचे ही समाज कर सकता है, परंतु किसी भी समाज व्यवस्था श्रमिकों की विभिन्न वर्गों का स्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यह जा रहा है कि यहाँ पे जो नीचे रूप लिया हुआ है हमारे जाति का आधार पर श्रय विभाजन, जाति का आधार पर क्या किया? मजदूरों को बांटे जाए,
वो भी वही हमारा स्वाभाविक विभाजन नहीं, स्वाभाविक हम स्वाभाविक विभाजन नहीं करते। भारत की धरती पर एक और विशेषता यह है कि श्रीमुखों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि भारत पर लोग एक दूसरे का पेशा ऊंच नीच भी करा देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वाभाविक, देखिए अस्वाभाविक की बात का बांटने के साथ साथ ऊंच नीच में ही अंतर बताता है। यदि जाति प्रथा को सही विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। यानी कहने का अर्थ है कि ऊपर जाति प्रथा का अगर सही विभाजन का आधार पर मान लिया जाए तो हमारे स्वाभाविक नहीं, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज निर्माण के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकास किया जाए और पेशा कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। यानी बताइए कैसे किया जाए ताकि व्यक्ति जाति का आधार पर अपने कार्य का आधार पर, यानी कार्य को क्षमता के आधार पर उन्हें कार्य दिया जाए और अपने कार्य को चुने। जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसे मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर का आधार पर दान के समय उसकी पसंद जांच करनी चाहिए। यानी बताया गया है कि मनुष्य के बिना प्रशिक्षण यानी बिना जांच किए हुए, बिना कैपेसिटी यानी बिना क्षमता के विचार किए हुए उनके माता पिता जो है गर्भधारण के समय उनकी पेशा निर्धारित कर दिया। यानी बताया कि मनुष्यों की जो पेशा है वो हमारे गर्भधारण के समय क्या कर दी जाती है, निर्धारित की जाती है कि जो जिस जाति का उसी जाति के कार्यों को करे और ये हमेशा अपने जीवन में बढ़ जाता है। देखिए बताया जाति प्रथा पैसे का 10 गुण निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पैसे बांध देती। मैंने बताया कि सिर्फ निर्धारण ही नहीं करती है बल्कि वो क्या कर रहा है, जीवन भर यानी कि आजीवन के लिए वो क्या कर देता है, एक ही पेशा में बांध देता है और वो पेशा को छोड़ नहीं सकता। अमल नहीं जाएगा तो उस पेशा को छोड़ना। जाति प्रथा पैसे का निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा बांध देती है। भले ही पेशा उपयुक्त हो या पर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, आधुनिक स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग करने की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास और कभी असमानता परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने का नौबत कोई और चाहे। क्या तो कहेंगे कभी कभी हमारे लोग धंधे में विकास जो होते हैं, लगातार विकास होते नहीं होते हैं, कई बाधाएं आ जाती है। कुछ स्थिति बता रही है कि उनकी पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है और पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है तो फिर वो कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। इसलिए बताया है कि इसके लिए भूखे मरने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं है जो कि पैतृक पेशा ना हो, भले युवा उसके प्राण ताकत हो। मैंने बता रहे कि हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए हिंदू धर्म जानते हैं कि किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी गई है जो पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह अपने काम ताकत ना हो। यानी कोई भी ऐसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं दी गई है जिसमें वो काम ताकत। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष है। यही बताया रहा है कि हमारे भारत में जो है जाति प्रथा ही जो है बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण। यानी कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन है, तो जाति प्रथा। आप सबसे प्रश्न पूछिए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या क्या है, जाति प्रथा। कारण तो बता है कि हमारा बता रहे किसे बता रहा है कि भारत में हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जिसको प्रार्थना कर, और इस प्रकार के पेशा में परिवर्तन न करने की अनुमति देना
था जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्यों की सोचता पर निर्भर करती नहीं निर्भर करती। मनुष्य की नैतिकता भावना तथा व्यक्ति की उच्चता इसी में कोई स्थान अपना महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज को लोगों में गरीबी और इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी है कि लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वास करते हैं। नहीं बता यह है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे आज के लोगों में गरीबी और का कारण जो बना हुआ है ये नहीं है कि बड़ी समस्या जितनी है इतनी की हमारे बता रही है कि निर्धारित जो हमारी पेशा दी गई है और बिना रुचि के हमारे जो कार्य दी जाती है और सबसे बड़ी समस्या। ऐसी स्थिति में स्वतः मनुष्य को दुर्व्यवहार से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। बताया कि अगर जो काम हमें रुचि नहीं है वो कराई जाती है जबरदस्ती अगर कार्यों को कराई जा रही है तो कार्य को या तो व्यक्ति निकालेगा या तो सही तरीके से नहीं। अगर कार्य रुचि का अनुसार करता है तो कार्य सही समय पर होगी और सही तरीके से होगी। भाई बता रहे कि ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का दिल न लगता हो न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बता रहा है कि जिस काम में हमें मन नहीं लग रहा दिल नहीं काम होता उस स्थिति में कैसे कार्य संपन्न होगा। एक आता है निर्विघ्न रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक कारणों से भी जाति प्रथा निकाला पड़ता है क्योंकि मनुष्य इस स्वाभाविक करना रुचि आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है। आप देखिए नैतिकता का आधार समाज का स्वरूप। आपसे प्रश्न यही पूछी जाती है कि हमारे लेखा के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज कैसा आदर्श समाज जो होता है स्वतंत्रता आदर्श समाज कैसा स्वतंत्रता समता और भक्तित्व। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए स्वतंत्रता समता और भक्तित्व। ये आपसे प्रश्न पूछी जाए कि आपने समस्या के रचनात्मक के पहलू को लेता हूँ मेरे द्वारा जाति प्रथा और रचना सुनकर आप लोग मुझसे आप प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि जातीयवादी को विरोध हूँ तो फिर मेरे दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी कि लेखक का आदर्श समाज क्या यानी कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें क्या होना चाहिए आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व हो। मैंने बताया कि भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित प्रकार समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के लोग जिनका में सबका भाग होना चाहिए अतः सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में बार संपर्क आने से साधन और अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के संग यानी कि भाईचारे कैसे होने चाहिए तो दूध और पानी के संग। इस प्रकार बता रही है कि दूध में पानी मिल जाती है तो पानी अपना गुण छोड़कर किसका रोक ले लेता है दूध का। यानी वहां पे संग्राम पे किसकी होती है दूध का। तो भाईचारे भी वैसे किस प्रकार दूध और पानी के संग यानी दूसरा की तो भाईचारे की वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो इसी का नाम क्या है लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है बल्कि लोकतंत्र होता सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभव का आदान का नाम है। यह व्यवस्था के अपने साथियों के प्रति सदा समान का भाव। आपसे पहला सवाल पूछी जा रही है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। यानी कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। हाई प्रश्न बोला गया था कि आपसे प्रश्न पूछी जाएगी। ज्यादातर व्यक्ति यही करते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात किस विडंबना का क्या दोभाष। वही प्रश्न पूछे गए हैं कि लेखक किस विडंबना की बात। पहला प्रश्न आपका जो है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। विडंबना हमारे का दोभाष। देखिए लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आधुनिक युग में जातिवाद के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। यानी कि आधुनिक युग में जातिवाद पोषक तत्वों की कमी नहीं।
जिस समाज में समता और आधुनिकता की बात होती है वहां पे जाति जैसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था का समर्थन किया जाए। मैंने बता रही है कि ऐसी हमारे विडंबना है जहां पर अगर समाज में समानता की बात हो या आधुनिकता की बात की जाए वहां पे बिना जाति की बात की है कोई भी कार्य संपन्न नहीं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या रहते हैं? जातिवाद के पोषक करते रहते हैं आधुनिक सर समाज में वर्ग और सत्ता के तीसरा विभाजन आवश्यक। समझ गए? यानी कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या करते हैं? तो उदाहरण का जातिवाद पोषक करते हैं एक आधुनिक सर्व समाज में वर्ग और सत्ता के तीसरा विभाजन आवश्यक। यानी कि आधुनिक सर्व समाज बता रही है कि कार्य को सत्ता के लिए किसे आवश्यक है? उसका विभाजन। और जाति प्रथा दूसरा विभाजन का दूसरा रूप है। उसी का दूसरा रूप है। तीसरा प्रश्न, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? लेखक के अनुसार जाति प्रथा केवल स्वयं विभाजन नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन भी करती है या ऊंच नीच की भावनाओं पैदा करती है और मनुष्य की रुचि और क्षमता का आधार पर नहीं बल्कि जमीन के आधार पर हमेशा तय करती है। ठीक है। पहला जो प्रश्न है चौथा कि जातिवादी समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं किया जाती? बता रहे कि जाति प्रथा श्रम विभाजन को व्यक्ति की रुचि का और क्षमता पर आधारित नहीं होने के कारण यह जमीन के आधार पर हमेशा तय करती है, इसलिए स्वाभाविक श्रम विभाजन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख और प्रत्यक्ष काम कैसे बने? यानी बता रहे कि यहाँ पे 10 नंबर का है तो कैसे बने? देखिए 1 नंबर का रहेगा तो पूछेंगे कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो कारण क्या? तो जाति प्रथा व्यक्ति को प्रत्येक विषय से बाहर किसी अन्य विषय का प्राणी की अनुमति नहीं देती। यानी बता रहे जाति प्रथा जो हमारी है कि किसी और पेशा को अपनाने की अनुमति नहीं देती। इससे युग व्यक्ति भी निश्चित कार्य नहीं कर पाता और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे बता रही है कि जो हमारे योग्य लायक होते हैं, कार्य करने योग्य होते हैं, वो भी इस कार्य को नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें इच्छा के अनुसार कार्य नहीं दी जाती। इसलिए हमारी क्या है? बेरोजगारी बनी हुई है। लेखक आज को लोगों में गरीबी और पीड़ा से सब बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा। देखिए लेखक के अनुसार सबसे बड़ी समस्या लोग अनुरूचि के साथ निर्धारित कार्य करने को मजबूर है, इससे उनकी कष्टप्रदता घटती है और मानसिक रूप से असंतुष्ट। यानी बता रहे हैं कि लेखक जो लोगों में जो है कार्य रुचि के आधार नहीं मिलती है, फिर भी उनको मजबूरन कार्य करने पड़ती है। कार्य करते हैं लेकिन बता रही है कि मजबूरन है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जवाब है। लेखक ने पाठक की प्रमुख प्रयोग और हानिकारक प्रथा के रूप में सिखाया है। लेखक ने आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर देखा है कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वतंत्रता, रुचि, क्षमता और विश्वास को बाधित करता है। बता रहे कि हमारे मनुष्य की किन चीजों को बाधित कर देता है? तो स्वतंत्रता को, रुचि को, क्षमता को और आत्मविश्वास को। अलग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की लेखक ने किन विशेषताओं का सेवन? बता रहे हैं कि सच्चे अगर लोकतंत्र की स्थापना करना होगा तो हमारे दूध और पानी जैसे मिश्रण होना चाहिए। यानी बता रहे हैं कि हमारे समाज में कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता